हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 8th का चैप्टर नंबर 23 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों कहानी लेखन। ठीक है चलिए कहानी लेखन शुरू करते हैं। पाठ बहुत रोचक और मज़ेदार है। चलिए अच्छे से पढ़ेंगे। गद्य साहित्य में सबसे रुचिकर विद्या है कहानी। कहानियाँ सभी को अच्छी लगती हैं। परीक्षा में कहानी लेखन में प्राय 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब हम कहानियाँ लिखते हैं तो प्रश्न पत्र में हमसे क्या पूछा जाता है, प्राय 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से यहाँ दिए गए हैं कि दिए गए शीर्षक लौकिक या शिक्षित पर आधारित होने चाहिए, शिक्षा पर आधारित होनी चाहिए। दिए गए चित्रों के आधार पर आधारित कहानी लेखन होना चाहिए, जो चित्र है उन्हीं के आधार पर कहानी हो। दिए गए संकेतों या रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन होना चाहिए। किसी अपूर्ण कहानी को भी पूर्ण करना चाहिए, यानी जो कहानी अधूरी है उसे हम पूर्ण करना चाहिए। कहानी लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहानी का आरंभ रोचक हो, घटनाओं के एक के बाद एक क्रम में लिखना जाना चाहिए। आगे यह होने वाला यह जिज्ञासा पाठक में बनी रहनी चाहिए। कहानी की भाषा सरल व रोचक होनी चाहिए। कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जानी चाहिए, क्योंकि जो बीत चुकी है। चरम सीमा पर पहुंचकर ही कहानी का अंत होना चाहिए। कहानी का शीर्षक आकर्षक व सुंदर हो तथा उसे कहानी की शिक्षा के आधार पर ही रखा जाना चाहिए। कहानी के अंत में इसकी शिक्षा भी लिखी जा सकती है। चलिए तो बच्चों, सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं। शीर्षक लौकिकता या शिक्षा पर आधारित कहानी लेखन। शीर्षक अभ्यास का महत्व। सबसे पहले हम शीर्षक अभ्यास का महत्व जानेंगे बच्चों। ठीक है, कहानी उसके बाद शुरू करेंगे। कहानी, एक छोटा बालक। ठीक है, यहाँ एक कहानी का शीर्षक दिया गया है। एक छोटा बालक था उसका नाम बोपेदेव था। वह पढ़ाई में कमज़ोर था। उसके गुरुजी को पढ़ाते थे। उसे यह याद ही नहीं होता था। हर रोज़ उसे गुरुजी की डांट खानी पड़ती थी। साथ ही उसे बुद्धू कहकर चिढ़ाते थे। एक ही कक्षा में बार बार अनुत्तीर्ण होने पर उसे विश्वास हो गया था कि वह मंदबुद्धि है, कभी शिक्षित नहीं हो सकता। एक दिन गुरुजी ने कहा, बोपदेव, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो जाओ पिताजी का खेती के कार्यों में हाथ बटाओ। बोपदेव निराश होकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे प्यास लगी। कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थीं। उसने उसे पानी पिलाने को कहा। पानी पीते हुए उसकी दृष्टि कुएं की मुंडेर पर गई, जिस पर रस्सी की रगड़ से निशान पड़ गए थे। उसने पानी पिला पिला रही महिला से पूछा, इस पत्थर पर निशान कैसा है? महिला ने उत्तर दिया, पानी निकालने के लिए बार बार रस्सी खींचने की रगड़ से पत्थर पर निशान पड़ गया है। बस यही इससे इस छोटे बालक को ज्ञान प्राप्त हो गया। वह सोचने लगा, जब कोमल रस्सी कठोर पत्थर पर निशान डाल सकती है तो वह क्यों नहीं बार बार अभ्यास करके विद्या ग्रहण कर सकता है। ऐसा सोचते ही वह घर जाकर वापस पाठशाला गया और गुरुजी के चरणों में गिरकर उसने कहा कि गुरुजी, मुझे एक अवसर और दीजिए, मैं पूरे मन से परिश्रम करूंगा। गुरुजी ने प्रसन्न होकर उसे पढ़ाया। धीरे धीरे वह एक महान विद्वान बन गया। तो इससे शिक्षा हमें क्या मिलती है बच्चों? अभ्यास करने से ही सभी कार्य सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लौकिकता, बिना बिचारे जो करे सो पाछे पछताए। कहानी शुरू होती है। एक किसान ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला बहुत चतुर था और स्वाभिमान भक्त था। किसान भी उसे बहुत चाहता था। एक किसान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो किसान का एक छोटा बच्चा भी था। किसान की पत्नी कुएं से पानी लेने गई और अपने बच्चे को पालने में सुलाने गई। तभी न जाने कहां से काला विषैला सर्प घर में घुस गया। नेवले ने उसे देख लिया। सर्प बच्चे की ओर जा ही रहा था कि नेवला सर्प पर टूट पड़ा। दोनों में लड़ाई हुई, अतः नेवले ने सर्प के टुकड़े टुकड़े कर दिए और दरवाजे पर आकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में किसान लौटकर आया तो उसने अपने घर में दरवाजे पर नेवले को बैठा पाया। उसके शरीर पर खून लगा था। उसने अपनी पत्नी को आवाज़ दी, परंतु वह पानी लेने गई हुई थी। भीतर से जब पत्नी की आवाज़ नहीं आई तो किसान ने समझा कि नेवले ने मेरे बच्चे को काट लिया है। दुख और क्रोध के मारे बिना सोचे समझे किसान ने एक लाठी उठाई और नेवले को कुचल दिया। जैसे ही किसान घर में घुसा, उसकी पत्नी भी आ गई। उन्होंने देखा कि उसका बच्चा आराम से पालने में सो रहा है तथा पालने के पास ही एक विषैले सर्प के टुकड़े पड़े हैं। किसान को अपनी भूल का पता चला और वह नेवले के पास आकर अपनी भूल पर आंसू बहाने लगा। लेकिन अब रोने से क्या लाभ था? नेवला तो मर चुका था। अब इससे शिक्षा मिलती है बच्चों, मनुष्य को सोच समझकर कार्य करना चाहिए। अब चित्रों के आधार पर कहानी। अब यहाँ पर है बच्चों, अब तक तो थी कि कहानी, अब जैसे चित्र दिए गए हैं वैसी कहानी दी गई है। चलिए तो शुरू करते हैं। घमंडी खरगोश और कछुआ।
कहानी। एक बार एक खरगोश और कछुए में मुकाबला हुआ। खरगोश को अपनी तेज चाल पर बड़ा घमंड था, इसलिए वह सदा कछुए की मंद गति को देखकर उसका उपहास उड़ाता था। वह कहता था कि घोंगे की चाल से चलने वाला कछुआ भी क्या कभी मेरा मुकाबला कर सकता है। तंग आकर एक दिन कछुए ने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। पहुंचने के लिए वह स्थान निश्चित किया गया और नियत पर समय पर दोनों ने एक ही स्थान में दौड़ना आरंभ कर दिया। अब चित्र देख रहे हैं दोनों। कछुआ अभी 2-4 कदम ही चला था कि खरगोश हवा से बातें करने लगा। बातें करता हुआ उसकी दृष्टि से ओझल हो गया, परंतु कछुए ने साहस न छोड़ा और धीरे धीरे चलता रहा। खरगोश बहुत आगे निकल गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा कि कछुए का कहीं निशान भी नहीं है। वह हंसते हुए बोला, यह मंद गति कछुआ 4 कदम चलने में भी घंटा लगाता है। बड़ी कठिनाई से सायकाल तक वहां पहुंचेगा जहां मैं कुछ क्षण में ही पहुंच गया हूं। गंतव्य स्थान पर जब थोड़ी दूर उसने सोचा, चलो कुछ समय पड़ा पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी छाया में आराम कर लूं। जब वह आता दिखाई पड़ेगा तो दौड़कर उससे पहले गंतव्य स्थान पर पहुंच जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह एक पेड़ के नीचे छाया में लेट गया और उसने गहरी नींद आ गई। अब उसे गहरी नींद आ गई पेड़ के नीचे। तो कछुआ धीरे धीरे रेंगता हुआ वहां पहुंचा जहां खरगोश सो रहा था। उसने उसे सोया हुआ देखा और चुपके से अपनी चाल चलता गया तथा गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। बहुत देर के बाद खरगोश जागा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ कहीं आता हुआ दिखाई नहीं दिया। वह प्रसन्नता से गंतव्य स्थान की ओर दौड़ा, परंतु जब तक वहां पहुंचा तो वह देखकर बड़ा लज्जित हुआ कि कछुआ उससे पहले ही वहां पहुंच चुका था। तब खरगोश ने हाथ जोड़कर कछुए से क्षमा मांगी। तो बच्चों, शिक्षा, घमंडी का सिर नीचा, यानी जो इंसान घमंड करता है उसका सिर हमेशा नीचा होता है। संकेत या रूपरेखा के आधार पर भी कहानी है। संकेत के आधार पर बच्चों यहाँ ऐसे दी गई है कि संकेत रूपरेखा। विक्रमादित्य एक न्यायी राजा था। ऐसे इसमें बीच बीच में हम वर्ड्स लिखेंगे और ये हमारे संकेत के आधार पर कहानी पूर्ण हो जाएगी। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है माँ की ममता। ठीक है। विक्रमादित्य बड़े न्यायी राजा थे। वह बड़ी से बड़ी समस्याओं को सरलता से हल कर देते थे। उनके फैसले कभी गलत या पक्षपातपूर्ण नहीं होते थे। एक दिन शाम के समय दरबार में 2 औरतें लाई गईं। सिपाहियों ने बताई कि उनके पास जो बच्चा है इसे दोनों अपना बच्चा बताती हैं। राजा ने एक औरत से पूछा, तुम्हें यह बच्चा कहाँ से मिला? उसने कहा, महाराज, यह बच्चा मुझे मिला नहीं है, बल्कि यह मेरा ही बच्चा है। मैं लकड़हारिन हूँ। बच्चे को सुलाकर मैं लकड़ी काट रही थी, तभी यह घसियारिन आई और मेरे बच्चे को लेकर जाने लगी। मैंने अपने बच्चे को इससे छीन रही थी, तभी आपके सिपाही वहां आ गए। राजा ने दूसरी औरत से पूछा, तो तुम्हें यह बच्चा कहाँ मिला? उसने कहा, ईश्वर का दिया हुआ उपहार है महाराज। यह बच्चा तो मेरा ही है। मैंने इसे दूध पिलाकर सुला दिया था और खुद घास काटने में व्यस्त थी। इसी समय लकड़हारिन इसे लेकर भागी तो मैंने शोर मचाया और आपके सिपाही आ गए। राजा ने दोनों की बात सुनकर, मंत्री, इस बच्चे को ले जाओ और इसके 2 टुकड़े करके दोनों को एक एक दे दो। यह फैसला सुनकर सभी दरबारी चकित रह गए। आज राजा को क्या हो गया? फैसला सुनकर घसियारिन ने चुपचाप खड़ी रही, परंतु लकड़ीहारिन फफा फफा कर रोने लगी। वह राजा से बोली, महाराज, मेरे बेटे को मत मारिए। मारने से अच्छा है कि इसे घसियारिन को ही दे दीजिए। यदि हो सके तो मेरी जान ले लीजिए, पर मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। राजा लकड़ीहारिन की बात सुनकर सब कुछ समझ गए और उन्होंने आदेश दिया, यह लकड़ीहारिन का ही बच्चे की माँ है, अतः बच्चा इसे सुपुत्र किए जाए हैं। घसियारिन को तत्काल जेल खाने में डाल दिया जाए। तो यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त होती है। अगली कहानी है कथनी और करना। एक बार 5 अपंग और असमर्थ लोग इकट्ठा हुए। उसके अपने अपने सपने थे। सभी कुछ न कुछ खास करना चाहते थे। आधा सोच रहा था, काश मेरी आंखों में ज्योति होती तो मैं जो गलत देखता उसे सुधार देता। लंगड़ा बोला, मेरे पास 2 टांगे होती तो मैं दौड़ दौड़ कर लोगों की मदद करता। निर्बल ने कहा, अरे मुझे अगर ताकत होती तो दिन दुखियों की सेवा करता और दुष्टों को सबक सिखाता। निर्धन के विचार थे कि पैसा पास में हो तो मैं किसी को भूखा न सोने दूं। मूर्ख बोला, मैं ज्ञानवान होता तो दुनिया को सच्चा ज्ञान बांटता। इनकी चर्चा चल रही थी, तभी वहां से इंद्रदेव गुजरे। उन्होंने 5 की बात सुनी। इंद्र को इन पर दया आ गई और 5 की इच्छाएं पूरी कर दी। अब अंधा सिर्फ सौंदर्य देखने लगा, लंगड़ा सैर सपाटे में व्यस्त रहने लगा और निर्धन धन के नशे में डूबकर उसको लतड़ाने लगा। निर्बल को दूसरों को सताने में मजा आने लगा और मूर्ख अपने ज्ञान की सेख ही बगाड़ने लगा। वे सब अपना कर्तव्य भूल गए। इंद्र ने जब उनकी यह हालत देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी शक्तियां वापस ले ली।
अब वे पांचों फिर से असहाय हो गए। उन्हें अपने कृत्यों पर बहुत अफसोस हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि इंद्रदेव ने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया था, पर वो कभी कथनी को करनी में नहीं बदल पाए। इन्हें अपने अंदर बदलाव पर अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए थे। शिक्षा: मनुष्य को अपनी कथनी और करने में भेद नहीं करना चाहिए, तो जो बोले वो हमें करना चाहिए। तो बच्चों, कहानी लेखन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।